हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, बहुत सारा चीज़ बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, सही है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और भी अदर सेल्स में भी होता है, जैसे बैक्टीरियल सेल्स में होता है, फंगस के भी सेल में इवन देखा जाता है। तो समझ गए। तो सेल वॉल क्या है बताइए, सब सेल में नहीं मिलेगा। आज हम लोग उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन टॉपिक आज जो है वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हो क्या है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेल में कब क्या होना है वो डिसाइड कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में पोर कहाँ पे होता है, उसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोलस क्या होता है, हम लोग देखेंगे डीएनए क्या होता है, हम लोग देखेंगे क्रोमैटिन क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। मतलब आज हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आज हम लोग बातचीत करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं बेसिकली बहुत सारा टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए सेल वॉल, सही है। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप। चलिए कॉपी में आपको हेडिंग डालना है, क्या चीज़, सेल वॉल। सेल वॉल, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एनिमल सेल, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ करते हैं प्लांट सेल, उसके बाद ड्रॉ करते हैं हम लोग बैक्टीरियल सेल, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, एनिमल सेल, सेल का शेप कैसा भी हो सकता है, जैसा मन वैसा बनाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। गोला बनाइए, चौकोर बनाइए, हेक्सागोनल बनाइए, पेंटागोनल बनाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का एक सेल है जो एनिमल सेल है, तो सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में ये क्या है बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल को शॉर्ट में हम लोग CW बोल देते हैं, ठीक है, सेल वॉल। और कौन बार बार सेल वॉल लिखता रहेगा, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाला लेयर, वो क्या है बताइए, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, समझ गए। ये था बेसिक स्ट्रक्चर सेल सब का, समझ गए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है बताइए, प्लांट सेल में सेल वॉल नज़र आ रहा है, समझ गया। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल नज़र आ रहा है बीच में। ये जो सेल वॉल होता है ना, बहुत टफ होता है। कैसा होता है बताइए, टफ होता है, बहुत कठोर होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब मरा हुआ होता है, समझ गया, लिविंग नहीं है, समझ गए। ये क्या है, कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दो, ध्यान इधर इधर, कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए, क्लियर है। चलिए ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ठीक है, ये प्लांट सेल में मेनली पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में भी होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में बस लिखा रहेगा प्लांट सेल में पाया जाता है, समझ गए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसलिए बता दिए। अब ये जो आपका सेल वॉल है, इसके थ्रू ना कोई भी चीज़ आर पार जा सकता है, ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होता है।
तुमको आना है तुम भी आओ, तुमको आना है तुम भी आओ। ऐसा नहीं कि तुम चले जाओगे भाई, अरे बहुत छोटा होता है एक सेल, कितना छोटा होता है देख भी नहीं सकते हो आप, ठीक है, अपनी आँख से। माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा सेल को देखने के लिए, इतना ज़्यादा छोटा सेल होता है। तो ये सेल में कोई भी चीज़ जो है ना सेल वॉल से वो फ्रीली पास कर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में क्या है बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टेड चीज़ को ही अंदर जाने देगा, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेल वॉल कैसा है तो क्या बताइएगा, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। तुमको आना है तुम भी आओ, तुमको आना है तुम भी आओ, समझ गए, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं ये जो सेल वॉल है किस किस केमिकल का बना होता है, समझ गए। तो जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है ये बना होता है सेल्यूलोज का, सही है। जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है, उसका जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। वो सब केमिकल है जिससे मिल के बना है, समझ गया। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज़ का बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का। जो फंगस है उसका सेल वॉल क्या चीज़ का बना होगा, काइटिन का। क्या चीज़ का बना होता है, काइटिन का, समझ गया। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, समझ गए। और भी सेल वॉल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिए, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए अब हम लोग सेल वॉल का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आता है ड्रॉ करने, अरे अभी तो सिखाया, जैसा मन वैसा ड्रॉ कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक में जैसा फ़ोटो है वैसा ही बनाइए, समझ रहे हो। वैसा फ़ोटो आपसे बनेगा भी नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। आर्टिस्ट आपको नहीं बनना है बायो में, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बायो का कॉन्सेप्ट आपका बस क्लियर होना चाहिए, समझे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल का फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक सेल है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का सेल है, ठीक है, इस टाइप का सेल है। मान लीजिए एक और सेल है, ठीक है, ठीक है, जो कि इसके बगल में है, समझ गए। इस टाइप का सेल है, समझ गया। थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ ताकि डायग्राम में हर चीज़ क्लियर देखे। रेक्टेंगुलर कर देता हूँ, समझ गया। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक ये सेल है, समझ गया। तो सेल मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होता है बताओ, सेल वॉल। ये क्या है बताइए, सेल वॉल है कि नहीं है। चलिए अब मान लीजिए ये सेल है, ये एक सेल है, ये है सेल 1, ये है सेल 2। मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ सेल 1 से सेल 2 में जाना है, कैसे जाएगा, इसमें से इसमें आना है, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा बताइए, कैसे जाएगा, सोचो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब कोई भी चीज़ इसके अंदर है तो ये पास कर करके जाएगा तो बड़ा लफड़ा है, ठीक है, समझ रहे हो। कितना सारा मेम्ब्रेन से इसको गुजरना पड़ेगा, बहुत सारा मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है वो देखिए। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इसके बीच में एक पाइप लगा होता है। क्या लगा होता है बताइए, पाइप लगा होता है इसके बीच में। क्या लगा होता है, पाइप। चलिए वो हम लोग पाइप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक पाइप ड्रॉ करा दिए, समझ गया। मतलब सेल वॉल में क्या हो गया, एक पाइप बन गया, समझ गया। सेल वॉल के अंदर क्या होता है बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए। अब ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है, जो पाइप दो सेल को कनेक्ट करता है, इस पाइप को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, समझ गया। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअल में कर क्या रहा है,
ये सेल में जो फ्लूइड भरा होगा जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है, और ये सेल में भरा होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है थोड़ा बताऊंगा आज, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को बताऊंगा आज डिटेल में। तो मान लीजिए ये सेल में फ्लूइड भरा हुआ है, ये सेल में भरा हुआ है, इधर से इधर जाना है तो कैसे चला जाएगा? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। समझ गया? क्लियर है? तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल में हम लोग क्या लिखेंगे? सेल वॉल का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, सबसे पहला फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है बताइए? पतला सा पिट्स प्रेजेंट है। पिट्स मतलब पोर प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है? पतला सा पोर प्रेजेंट, ठीक है। नैरो पोर्स प्रेजेंट, पोर्स को हम लोग पिट्स भी बोल देते हैं, गड्ढा प्रेजेंट है पतला सा। समझ गया? इसके थ्रू क्या है वो देखिए, आपके बुक में ऐसा ही स्टेटमेंट यूज किया, उत्पटांग टाइप का, ठीक है, वही स्टेटमेंट मैं आपको एज इट इज कॉपी करके देता हूँ। इसमें क्या लिखा है? नैरो पिट्स या पोर प्रेजेंट है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म का फाइन स्ट्रेन पास करता है, ठीक है। फाइन स्ट्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म आर एबल टू पास, ठीक है, जिससे क्या होता है? फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर एबल टू पास, ठीक है। समझ गया? इसमें पतला सा गड्ढा बना हुआ है जिससे क्या हो रहा है बताइए? फाइन स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म आर एबल टू पास, जिससे साइटोप्लाज्म का पतला सा धागा जैसा एकदम पतला सा इसमें छेद होगा, ओपनिंग होगा, पोर होगा, उसके थ्रू कोई भी चीज़ आर पार करेगा। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आर एबल टू पास, समझ गए? क्या चीज़ के थ्रू? सेल वॉल के थ्रू। और ये जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं बताइए? लिखा हुआ है ऊपर में, प्लाज्मोडेस्माटा। समझ आया सभी लोगों को? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये वो पाइप है जिसके थ्रू इसका चीज़ इसमें चला जाएगा, या इवन इसका भी इसमें आ सकता है। समझ गए? तो फाइन स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म आर एबल टू पास, इस किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। चलिए एक चीज़ और समझिए। एक तो इसका पहला फंक्शन हुआ, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था, क्या चीज़ में मदद करता है? ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब इसका सेकेंड फंक्शन समझिए। जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल है, समझ गया? सेल है, सेल के बाहर में क्या होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट सेल का ही सब केस बता रहा हूँ। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के थ्रू जो मन करेगा वो अंदर चला जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बाहर ज़्यादा पानी है, बाहर क्या है बताइए? मोर वाटर। बाहर क्या है बताइए? मोर वाटर। अंदर क्या है बताइए? लेस वाटर। तो कल मैं आपको बताया था कि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? मोर वाटर टू लेस वाटर। ऑस्मोसिस, याद है? ऑस्मोसिस में क्या एनर्जी लगता है? कमेंट में बताइए, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। समझ गए? तो इधर आप ध्यान से देखिए, ज़्यादा पानी से कम पानी वाले रीजन में चला जाएगा चीज़। समझ गए? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए पानी अंदर घुसेगा तो सेल क्या होगा? स्वेल करेगा। सेल क्या होगा बताइए? ये सेल फूलेगा। अब ऐसा ना हो कि सेल इतना ज़्यादा फूल जाए कि सेल फट ही जाए। अब मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारा पानी आ गया तो सेल फूल जाएगा, तो ऐसा ना हो कि फूल के फट जाए, तो उसको फटने से रोकेगा आपका सेल वॉल। समझ में आया? क्या बोला? फिर से सुनो। सेल के अंदर ज़्यादा पानी घुसेगा तो सेल क्या होगा बताइए? फूलेगा। ये सेल क्या हो गया? फूल गया। अब फूलने के बाद ऐसा ना हो कि फूल के ये फट जाए, तो उसको चेक करने के लिए क्या होगा बताइए? सेल वॉल चेक करता रहेगा, फटने से भी बचा देगा। समझ गया? तो सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल ना परसिस्ट करता है सेल को, मतलब इसको फटने से बचाता है। समझ गया? किस किस सेल को बताइए? किस किस सेल्स को? प्लांट सेल को,
इवन आपका बैक्टीरियल सेल को, इवन आपका फंगल सेल को, समझ गए। तो इसका जो सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, उस सबको ना फटने से बचाता है, समझ गया, समझ गया। हाइपोटोनिक कंडीशन को फेस करना सिखाता है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को फेस करना सिखाता है बिना फूटे हुए, बिना बर्स्ट किए हुए, समझ गया, विदाउट फूटा हुआ, विदाउट बर्स्टिंग, समझ गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ गया। मतलब सेल वॉल क्या करेगा बताइए, प्रेशर को चेक करता रहेगा, प्रेशर पड़ने पर फटने नहीं देगा, समझ रहे हो, प्रेशर को विदस्टैंड करेगा, मतलब सहन करेगा, प्रेशर को विदस्टैंड करेगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म याद रखिएगा जो कि कहीं कहीं पे पूछ लेता है, वो टर्म है प्लाज्मोलिसिस। क्या है, प्लाज्मोलिसिस। सेल जो होता है ना, सेल वो अपना पानी लॉस कर देता है, क्या करता है बताइए। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल मान लेते हैं अपना वाटर को लॉस कर दिया, अंदर ज़्यादा पानी, मोर वाटर, बाहर लेस वाटर, क्या होगा, ऐसे पानी आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसी को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। लिविंग प्लांट से लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, लिविंग प्लांट सेल्स लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, बिना एनर्जी खर्च किए बाहर निकल जाना पानी का। तो जो लिविंग प्लांट सेल है वो पानी को बाहर निकालेगा बिना एनर्जी खर्च किए, वही क्या है, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। जिससे क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा सेल, सिकुड़ जाएगा सेल, जिससे क्या होगा बताइए, इस सेल का क्या कंडीशन होगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा, कर सकते हो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, समझ गए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सेल का। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, पता है आपको कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। न्यूक्लियस होता है सेल का ब्रेन, मतलब सेल को क्या करना है वो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। जैसे आपके बॉडी में ब्रेन होता है ना, कहाँ होता है बताइए, ऊपर में। वैसे ही सेल का ब्रेन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। कुछ लोगों का कहना होता है कि लड़कियों का ब्रेन कहाँ होता है, घुटना में, ठीक है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है, सबका ब्रेन ऊपर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकली, ठीक है, वो मजाक तौर पे बोला जाता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अब न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में। एक हम लोग नॉर्मल सा सेल पहले बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये प्लांट का सेल है तो क्या होगा, सेल वॉल होगा, समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब अंदर एक बॉल नुमा सा स्ट्रक्चर दिखा, कैसा बताइए, गोला सा, इसी का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को हम लोग मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, जूम करके, ठीक है। तो कैसा दिखेगा न्यूक्लियस वो समझिए। जब आप न्यूक्लियस को बड़ा करके देखोगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा,
समझ गया। न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का दिखेगा, समझ गया। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें 2 कवरिंग है। ये वाला जो कवरिंग है ये क्या है बता भाई, बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन। ये वाला कवरिंग अंदर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर कवरिंग या इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग, समझ गया। ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस का ये इन्वेलप है, क्या बना रहा है बताइए, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्लियर है। अब क्या होता है वो समझिए, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको काफ़ी ध्यान से देखा गया, तो इसके बीच में ना एक बॉल नुमा सा स्ट्रक्चर दिखा। ऐसा बॉल दिखा जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेनलेस बॉल दिखा। ठीक है, क्या दिखा बताइए, मेम्ब्रेनलेस बॉल, ऐसा बिना मेम्ब्रेन वाला बॉल, समझ गए। गोला सा तो है लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, समझ गए। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला गया न्यूक्लियस में है और गोला सा है, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर। उसके बाद क्या दिखा गया कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें कुछ धागा जैसा उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर है, ऐसा। पूरा में गंदगी फैला दीजिए, ठीक है, इस टाइप का। ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बताइए, क्रोमैटिन। सही है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब ये न्यूक्लियस है तो इसमें पानी भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा, तो इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर। अगर आप न्यूक्लियस को काफ़ी ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियस में कहीं कहीं पे पोर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, क्या चीज़ के थ्रू, पोर के थ्रू। समझ गए। चलिए अब मैं जो आपसे पूछता हूँ वो सब बताइए। न्यूक्लियस कितना मेम्ब्रेन वाला है, डबल लेयर वाला। समझ गए, न्यूक्लियस डबल लेयर वाला स्ट्रक्चर है। समझ गया, डबल लेयर कवरिंग होता है। समझ गया, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। समझ गया। न्यूक्लियर इन्वेलप कितना है बताइए, 2 है। न्यूक्लियर इन्वेलप डबल लेयर कवरिंग होता है, उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोल देते हैं, या इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दोनों लेयर का नाम क्या है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। शॉर्ट में हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। समझ गया। न्यूक्लियस में क्या है, बहुत सारा पोर है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मेनी पोर्स है, बहुत सारा छोटा छोटा पोर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। समझ गए, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्लियर है। न्यूक्लियर पोर के चीज़, कोई भी चीज़ बाहर जाएगा और अंदर आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से निकल के और ये साइटोप्लाज्म जो है ना, इसमें आएगा। समझ गया, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। समझ गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट क्या डाउट होगा। क्लियर है। चलिए अब जो न्यूक्लियस है इसमें ना एक लिक्विड फील्ड है। क्या है बताइए, लिक्विड फील्ड।
इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ गया? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लिक्विड फील्ड नहीं, इसको लिख दीजिए न्यूक्लियस में क्या क्या फील्ड है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में फील्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लिक्विड फील्ड है, समझ गए। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ है, क्या क्या है बताइए? सबसे पहला न्यूक्लियोलस है, क्या है बताइए? न्यूक्लियोलस। और एक और क्या है बताइए? धागा जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क, नेटवर्क है, जाल के समान है, बिछा हुआ। समझ आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करवाना बताइए? प्रोटीन का। ऐसा किसी किसी बुक में लिखा मिलता है, ठीक है। क्यों लिखा मिलता है वो समझिए। एक्चुअल में जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियोलस, वो ना राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए किसी किसी बुक में न्यूक्लियोलस के जगह पर लिखा रहता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट एक्चुअल में ये राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। ये राइबोसोम का फैक्ट्री है, समझ गए? ठीक है। ये क्या है बताइए? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, समझ गए? ठीक है। आपके बुक में वैसे ही लिख देता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता दिया। राइबोसोम क्या होता है? सेल के अंदर छोटा छोटा दानेदार चीज़ होता है, उसी को राइबोसोम बोलते हैं, जिसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें कोई मेम्ब्रेन है बताइए? मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस है। समझ गया? कैसा है? राउंड सा स्ट्रक्चर है, गोला सा दिख रहा है। समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस हो गया। अब आता है आपका क्रोमैटिन। क्या आता है बताइए? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसा है बताइए? आपस में सब इंटेंगल्ड है। इंटेंगल्ड मतलब उलझा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंटेंगल्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उलझा हुआ सा नेटवर्क है, देख रहे हैं? उलझा हुआ है। इंटेंगल्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन होता है, ये ना एक्चुअल में ना जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब ये कॉन्डेंस कर जाता है। क्या होता है बताइए? कॉन्डेंस करता है। कैसे करता है बताता हूँ अभी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपके घर में बंटवारा होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला बताइए? बंटवारा होने वाला, किसी भी चीज़ का, पैसा का, ज़मीन का, हर चीज़ का बंटवारा होने वाला है। तो हर चीज़ को एक जगह इकट्ठा करोगे सही ढंग से तभी ना बंटवारा होगा, और नहीं तो लफड़ाई हो जाएगा, झगड़ाई हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसा ही इसमें भी होता है। ये जो क्रोमैटिन है ना, आपस में उलझा हुआ है। जब मान लीजिए सेल को डिवाइड करना रहेगा, ये जैसे मान लीजिए सेल को डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। ये डिवाइड करना चाह रहा है, ठीक है, दो होना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या चीज़ डिवाइड करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये धागा है, जो कि ऐसे 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 उलझा हुआ है, तो ये धागा को सबसे पहले रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनाना होता है। क्या चीज़ का जैसा? रॉड जैसा, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़? क्रोमोसोम। क्या बनाता है बताइए? धागा ये इस टाइप का क्रोमोसोम बनाता है, समझ गए? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। ये जो उलझा हुआ सा धागा दिख रहा है ना, उलझा हुआ सा गंदा टाइप का, ठीक है, इधर इधर ऐसे ऐसे वाला, ये ना ऐसा स्ट्रक्चर पहले बना लेगा क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए अब टूट जाएगा बराबरी से, ठीक है। एगो उसको मिल गया, एगो इसको मिल गया, वो भी खुश, ये भी खुश। अब बाद में इसके अंदर भी ऐसा ही चला जाएगा उलझा हुआ सा। अब बाद में ये भी अपना उलझा के रखे, कैसे भी आप अपना
सामान को फेंक के रखे, क्या मतलब है, लेकिन बंटवारा के टाइम एकदम सही से होना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो वही क्रोमैटिन क्या है बताइए, इंटेंगल नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल को टूटना होता है, तब ये क्रोमोसोम बना देता है, समझ गए, ठीक है। कॉन्डेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या हो जाता है बताइए, ये जो है ये क्या हो जाता है, कॉन्डेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बताइए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड करना होता है तब। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। ये क्रोमोसोम कैसा है बताइए, रॉड नुमा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब क्रोमोसोम से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत अगर छेड़ दिए हैं टॉपिक तो बातचीत कर ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के बारे में एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको आगे काम देगा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है ना, एक्चुअल में इसमें इंफॉर्मेशन रखा होता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी चीज़, आई कलर, हेयर कलर, जो भी चीज़ है, ठीक है, जो कि मम्मी पापा से आना है, इनहेरिटेंस फीचर है, वो सब कहाँ होता है बताइए, इनहेरिटेंस फीचर, ठीक है, जो मम्मी पापा से आएगा वो कहाँ होता है, क्रोमोसोम में रखा होता है, ठीक है, समझ गए। क्रोमोसोम विजिबल कब होता है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब, समझ रहे हो, ठीक है। ये कब दिखता है, ठीक है, क्रोमोसोम कब दिखता है बताइए, कब विजिबल होता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर, जब सेल अबाउट टू डिवाइड, समझ रहे हो। ये कब विजिबल होता है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, सेल जब डिवाइड करने वाला होता है तभी ये दिखता है, समझ गए। ये कैसा है बताइए, रॉड नुमा स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन रखता है जो कि मम्मी पापा से आने वाला होता है, ठीक है, समझ गए। और ये पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को भेज देता है, ठीक है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये इंफॉर्मेशन को भेजता जाता है। किस फॉर्म में भेजता है, ये डीएनए फॉर्म में भेजता है। किस फॉर्म में बताइए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये केमिकल है, इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। तो आपसे मैं जो पूछता हूँ वो बताइए, क्रोमोसोम क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो क्रोमोसोम दो चीज़ का बना होता है, ये जो क्रोमोसोम है ना, दो चीज़ का बना होता है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ दो चीज़, टू थिंग्स, ठीक है, कितने चीज़ का, दो चीज़ का बना होता है, टू कंपोनेंट्स का, ठीक है। सबसे पहला है प्रोटीन, ठीक है, सबसे पहला है प्रोटीन और दूसरा है आपका डीएनए। क्या बताइए, प्रोटीन और डीएनए क्या चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का और डीएनए का। डीएनए क्या है बताइए, जो उसका इंफॉर्मेशन को संभाल के रखेगा, समझ रहे हो। डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को संभाल के रखता है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। जैसे मान लीजिए ये है आपका क्रोमैटिन, यहाँ से आप कट करके देखें तो डीएनए जो होगा ना, इस टाइप का कुछ होगा, समझ गया, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होगा, समझ रहे, उलझा हुआ टाइप का। और यहाँ पर आपका डीएनए प्रेजेंट होगा। ये क्या है बताइए, डीएनए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को खोल के देखोगे तो ऐसा थ्रेड जैसा होगा, और थ्रेड जैसा में जगह जगह पे डीएनए होगा, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ होगा, समझ गए, ठीक है। डीएनए क्या करता है बताइए, इंफॉर्मेशन को बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है, समझ रहे हो। ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है एंड ऑर्गेनाइज, दोनों करता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब डीएनए का जो भी काम फंक्शन करता है, ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए का होता है उसको हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, जीन। तो जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए।
डीएनए का छोटा सा पार्ट जो कि काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। सही है, किसी को इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के पास बस इतना ही चीज़ होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है न्यूक्लियस में ना। जैसे डीएनए था ना वैसे आरएनए भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियस में आरएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताइए, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बताइए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्या चीज़ में मदद करता है बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस में। कैसे मदद करता है थोड़ा सा बता दूं क्या, कैसे मदद करता है? चलिए थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में भी। क्या बताना था, ये वाला चीज़, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बता देता हूँ। देखो आप एक चीज़ तो सुनते ज़रूर आए होंगे, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। थोड़ा आरएनए के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। देखो भाई, जो आपका आरएनए है ना वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का आरएनए, 3 टाइप का। सबसे पहला है आपका टीआरएनए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लिख लो, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एक और होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। लिख लो कॉपी में, मैसेंजर आरएनए। एक और होता है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, अपने मन से कैपिटल स्मॉल नहीं करना है, समझ गया। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसमें से ये वाला जो आरएनए है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप का थ्रेड जैसा प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है बताइए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेके आया कि ये टाइप का चीज़ बनवाना है, ठीक है, ये प्रोटीन बनवाना है। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना राइबोसोम का पार्टिकल्स चिपक जाता है, ठीक है। ये सब मान लीजिए राइबोसोम्स का पार्टिकल है। राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स का काम क्या है बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो जो आपका मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर ना राइबोसोम का पार्टिकल्स चिपक जाता है जाके, और उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये समझ गया, थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो छोड़ दो, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया अगर देखना चाहते हैं फिर से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आखिर काम क्या है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। देखो भाई, न्यूक्लियस का ना बहुत सारा काम है। सबसे जो पहला फंक्शन है ये ना हेरिडिटी ट्रेट को ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है बताइए, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब होता है कैरेक्टर। ये मम्मी पापा से कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से, फ्रॉम मम्मी पापा टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम मम्मी पापा, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, टू बाल बच्चा, ऑफस्प्रिंग संतान। समझ गया, क्लियर है? चलिए, सेल के अंदर क्या होना है वो सब डिसाइड करेगा आपका न्यूक्लियस ही। कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है।
कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा सबको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियस को निकाल दोगे इन केस, ठीक है, इफ न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, ठीक है, मान लीजिए आप न्यूक्लियस को निकाल दिए, तब क्या होगा, सेल सूख जाएगा, समझ रहे हो। साइटोप्लाज्म क्या होगा, सूख टटा के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म नहीं बोलो, प्रोटोप्लाज्म बोलो। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म सूख टटा के ख़त्म हो जाएगा, ड्राइड अप। समझ गया, क्लियर। ये सेल डेवलपमेंट प्रोसेस में भी मदद करता है न्यूक्लियस आपका, हेल्प्स इन सेल डेवलपमेंट प्रोसेस। समझ आ गया। ऑल्सो प्ले रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, सेल को रिप्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये 2 पार्ट में टूटना चाह रहा है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में टूटना चाह रहा है, 2 पार्ट्स में ये टूटना चाह रहा है। तो सेल क्या करेगा बताइए, डिवाइड करेगा। समझ गए, तो डिवीजन में भी मदद करता है सेल के डेवलपमेंट प्रोसेस में, और ऑल्सो प्ले रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, सेल के रिप्रोडक्शन में भी। ऑल्सो प्ले रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, मतलब सेल को डिवाइड करने में मदद करेगा। समझ गए, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है साइटोप्लाज्म, बात कर लेते हैं हम लोग। क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है बताइए, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीज़ होता है, समझ गए, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीज़ है सब साइटोप्लाज्म है। समझ गए, इसका डेफिनीशन आप बुक में देखिए, लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें से न्यूक्लियस को लेकिन हटा दिया जाता है। लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है, समझ गया, उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ आ गया, मतलब आप कह सकते हैं फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूइड कंटेंट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अभी आपको बस यही बताया जाता है कि ये जो अंदर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये जो चीज़ अंदर में भरा हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। बट जब आप आगे जाओगे 11th-12th में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि साथ में जो सेल ऑर्गेनेल्स सब है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में। जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको भी हम साथ में कंसीडर कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, बाद में आपको बताया जाएगा, इसीलिए बच्चा सब में कन्फ्यूजन हो जाता है। समझ गया, प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, काफ़ी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, बोल दिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, सीनियर क्लास में पढ़ोगे। अभी बस साइटोप्लाज्म का मतलब फ्लूइड कंटेंट
इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा आपके बुक में लिखा रहता है, ठीक है। इसके अंदर में स्पेशलाइज क्या है बताइए, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल, इसके अंदर में स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। मतलब आप क्या कह सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और जो फ्लूइड है, ठीक है, जो इस सेल के अंदर में भरा हुआ है, ठीक है, उस फ्लूइड को हम बोल देते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं बताइए, साइटोसोल। ये क्या है बताइए, साइटोसोल। एक्चुअल में हम लोग साइटोसोल को ही साइटोप्लाज्म समझ लेते हैं, ठीक है, साइटोसोल को साइटोप्लाज्म समझ लेते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है बताइए, सेल ऑर्गेनेल्स प्लस फ्लूइड, फ्लूइड को साइटोसोल बोल देते हैं, समझ गए, क्लियर है, बाद में आपको बताया जाएगा। तो अब देखिए डेफिनेशन सही हो गया, बुक वाला भी है और अपना भी थोड़ा इंक्लूड कर दिया। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म है, और थोड़ा आगे मैं लिख दिया स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर में प्रेजेंट होगा, समझ गया, क्लियर। चलिए हाँ, एक और कंफ्यूज करता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है वो समझिए। प्रोटोप्लाज्म ना एक्चुअल में आपका साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है बताइए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ गया बताइए, दो चीज़ आ गया, सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स सब रहेगा ना वो, प्लस साइटोसोल, क्या रहेगा, साइटोसोल, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में आ गया। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम लोग मिला के बोल देते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कौन सा फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ आया, क्लियर। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बताइए, साइटोप्लाज्म मतलब ये पूरा अंदर का चीज़, और न्यूक्लियस मतलब पूरे सेल को आप कह दीजिए प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या बताइए, लिविंग कंटेंट्स ऑफ दिस सेल, जो कि जिंदा होता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलके बना होता है, समझ गया। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल होता है, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, समझ आ गया कि डाउट अभी भी है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। लिखिए कमेंट बॉक्स में आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, पहला क्वेश्चन। और आपको लिखना है डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफाइन ऑस्मोसिस, सही है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैं आपको बताया नहीं था, वहाँ पर बोला था सेल में बताऊँगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या काम है साइटोप्लाज्म का। मतलब सेल के अंदर जो भी फंक्शन चल रहा होता है, समझिए सब साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो फंक्शन होता है ना, सब लगभग साइटोप्लाज्म में ही होता है, समझ गए। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको लिखता हूँ तब समझ में आएगा। सबसे पहला जो फंक्शन है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, क्या चीज़ में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कचरा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर से कचरा निकालना है तो इसमें चला जाएगा, इसके अंदर से कुछ निकालना है न्यूक्लियस के अंदर से, कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऐसा बुक में लिखा मिलेगा आपको। सेल ऑर्गेनेल से कोई भी चीज़ निकल के चला जाएगा। एक्चुअल में साइटोप्लाज्म क्या है, वो दोनों को हम लोग जोड़ के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग करके लिखे हुए हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म बहुत सारा चीज़ का स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस होता है, ठीक है। क्या चीज़ का, मॉलिक्यूल्स सबका, स्टोर हाउस ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस किस मॉलिक्यूल का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, ठीक है। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज का होगा, मिनरल्स का होगा, विटामिन्स का होगा, समझ गए। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ये सब चीज़ को स्टोर करके रखेगा, समझ रहे, जमा करके रखेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारा चीज़ टूट रहा होता है और बन भी रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बताइए,
फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा चीज़ बन रहा होता है और टूट भी रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है बताइए? फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन। फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन को बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। सही है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि नहीं आ रहा है? जैसे आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या क्या चलता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस ना मैं आपको क्लास 10 में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ पढ़ना है? क्लास 10 में। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि इसके अंदर चल रहा होता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? कहाँ पढ़ाऊंगा? क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है? चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है? सेल को अगर कलर करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेल को कलर करना है, कोई भी सेल को कलर करना है, तो उसके लिए ना कलर का यूज करना पड़ता है, स्पेशल कलर। उसको हम बोलते हैं सेल स्टेन। स्टेन मतलब कलर करने वाला। तो सेल को कलर करने वाला मेनली 3 चीज़ होता है। सबसे पहला सैफ्रनीन। क्या है बताइए? सैफ्रनीन। सैफ्रनीन सॉल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं। और भी चीज़ का यूज करते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं। क्या चीज़ का? मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं, ठीक है? मिथाइलिन ब्लू का। आयोडीन का भी हम लोग इवन कई बार यूज कर देते हैं। आयोडीन हालांकि सेल को फिक्स करने में मदद करता है, ठीक है? मतलब सेल का जो सैंपल लोगे ना, ठीक है, और उसको कलर कर दोगे तो आयोडीन डालने के बाद वो सेल हिल नहीं पाता है, ठीक है? तो हम लोग कई बार सेल को आयोडीन का भी यूज करते हैं। ये सब आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है? आयोडीन का भी आप यूज कर सकते हो, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। आयोडीन एक मॉर्डेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? इसको नोट कर लिए, जल्दी कर लीजिए। चलिए तो यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। लाइट भी चला गया। चलिए यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है? वीडियो को कट कर देता हूँ, लाइट चला गया।